हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्यू स्विचिंग। क्यू स्विचिंग की प्रोसेस जो है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि क्यू स्विचिंग क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्यू स्विचिंग कि क्यू स्विचिंग के कितनी टेक्निक्स है क्यू स्विचिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, जैसे कि हमने क्यू स्विचिंग में पढ़ा था कि अगर हम किसी एक मिरर को रेजोनेटर में, ऑप्टिकल रेजोनेटर में अगर हम एक मिरर को ब्लॉक कर देंगे तो जो है हमारा ये क्यू स्विचिंग की तरह काम करेगा। ठीक है, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट necessary that it will happen like this. Okay, so practically हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक मिरर को ब्लॉक करने से हमारी क्यू स्विचिंग हो सकती है। सो फिर प्रैक्टिकली एग्जिस्टेंस जिन जिन टेक्निक्स का है वो हम देखेंगे। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्यू स्विचेस इन लेज़र। ओके, सो 4 टाइप ऑफ क्यू स्विचेस हैं। तो वो कौन कौन से हैं? एक है मैकेनिकल क्यू स्विचेस। ठीक है, मैकेनिकल क्यू स्विचेस। दूसरा आपका एकॉस्टो ऑप्टिक क्यू स्विचेस। ठीक है, तीसरा है आपका इलेक्ट्रो ऑप्टिक क्यू स्विचेस एंड चौथा है आपका डाई क्यू स्विचेस। ओके, सो सबसे पहले जो मैकेनिकल क्यू स्विचेस है वो है क्या? एक्चुअली इट मूव समथिंग, यानी कि यूजुअली अ मिरर टू स्विच द रेजोनेटर क्यू। तो जैसे कि मिरर है, उसको मूव करने से उसको अगर हम मूव कर दें तो ये रेजोनेटर को स्विच कर सकते हैं, रेजोनेटर क्यू को जो है वो स्विच कर सकता है, यानी कि रेजोनेटर की क्वालिटी फैक्टर को स्विच कर सकता है। ओके, सो एक ये हो गया आपका मैकेनिकल क्यू स्विच। दूसरा आपका जो एकॉस्टो ऑप्टिक क्यू स्विच है, ये क्या करता है? इट डिफ्रैक्ट द पार्ट ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू देम टू रिड्यूस द फीडबैक फ्रॉम अ रेजोनेटर मिरर। तो रेजोनेटर मिरर से जो आने वाला फीडबैक है, ये एकॉस्टो ऑप्टिक क्यू स्विच जो है वो उसको क्या करता है? वो उसको रिड्यूस कर देता है। ओके, क्योंकि ये जो जितनी भी लाइट इससे पास होती है उसको डिफ्रैक्ट कर देता है। ठीक है, तीसरा है आपका इलेक्ट्रो ऑप्टिक क्यू स्विचेस। तो इलेक्ट्रो ऑप्टिक क्यू स्विचेस में क्या होता है? इसमें क्या होता है? द पोलराइजेशन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रो ऑप्टिक क्यू स्विच can be rotated so that a polarizer prevents light from returning from a mirror. तो ये जो मिरर से रिफ्लेक्ट बैक आने वाली जो लाइट रे है उसको प्रिवेंट करता है। कौन? जो इसमें पोलराइजर लगा होता है। ओके, सो इलेक्ट्रो ऑप्टिक जो क्यू स्विच है इसमें हम डील करते हैं पोलराइजर के साथ। सो जो पोलराइजर है इसका काम क्या होता है? दिस प्रिवेंट्स द लाइट फ्रॉम रिटर्निंग फ्रॉम अ मिरर। ठीक है, सो ये हो गया आपका इलेक्ट्रो ऑप्टिक क्यू स्विचेस। और चौथा है आपका डाई क्यू स्विच। सो डाई क्यू स्विच क्या है? इट एब्जॉर्ब्स लाइट ट्रेवलिंग टुवर्ड द मिरर अंटिल द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बिकम्स सो ग्रेट। ये क्या करता है कि जब तक जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी वो बहुत बढ़ ना जाए तब तक ये क्या करता है? उस लाइट को एब्जॉर्ब करता रहता है। ठीक है, मिरर की तरफ। एंड उसके बाद क्या करता है? ये इस डाई को ब्लीच कर देता है। और ब्लीच करने के बाद होता क्या है कि जो लाइट होती है वो सब्सिक्वेंटली जो है वो पास हो जाती है और क्यू स्विच को क्रिएट कर देती है। ओके, सो ये 4 टाइप के जो है आपके क्यू स्विचेस हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो 4 टाइप के क्यू स्विचेस हैं वो क्या क्या हैं। सो सबसे पहले जो है हमारा मैकेनिकल क्यू स्विचेस। So first is mechanical Q switches. So mechanical Q switches is what? Q switches have been designed based upon rotational, oscillatory or translational motion of optical components. यानी कि ये जो Q switch है वो किस पे बेस्ड है? वो है जो ऑप्टिकल कंपोनेंट्स लगे हैं हमारे ऑप्टिकल रेजोनेटर में। ठीक है, जो कैविटी है, जो रेजोनेटर है, उसमें जो ऑप्टिकल कंपोनेंट्स हैं जितने भी लगे हुए, ये उसके रोटेशनल, ऑसिलेटरी और ट्रांसलेशन मोशन पे बेस्ड है। ओके, उसकी डिज़ाइनिंग पे बेस्ड है, जिसमें कि क्या होता है? ऑप्टिकल कंपोनेंट्स के रोटेशनल, ऑसिलेटरी एंड ट्रांसलेशनल मोशन होते हैं। ठीक है, दीज टेक्निक्स हैव in common that they inhibit laser action during the pump cycle by either blocking the light path, causing a mirror misalignment, or reducing the reflectivity of one of the resonator mirror. So ये जो टेक्निक्स हैं यानी कि मैकेनिकल क्यू स्विचेस जो टेक्निक है
ये क्या है, ये लेजर एक्शन को प्रिवेंट करती है। दिस इनहिबिट द लेजर एक्शन, यानी कि लेजर एक्शन को जो है प्रिवेंट करती है। ठीक है, अगर लेजर एक्शन को प्रिवेंट जब करेगी तभी तो हमें क्या मिलेगा, एक जाइंट पल्स के रूप में हमें जाइंट पल्स मिलेगी हमें आउटपुट में, लेजर आउटपुट में। ठीक है, और वो कब मिलेगी, जैसे कि इसका काम क्या है, मैकेनिकल क्यू स्विचेस का काम क्या है, ये क्या करता है, या तो ये लाइट पाथ को ब्लॉक कर देगा, या ये जो है मिरर को मिस अलाइन कर देगा। ठीक है, या फिर ये जो है रिफ्लेक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है मिरर से उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, या फिर ये जो है हाँ, रिफ्लेक्टिविटी जो है किसी भी एक मिरर की क्या कर देगा, उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, सो इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में जो है वो ये टेक्निक जो है इस तरीके से काम करती है, या तो ब्लॉक कर देगी लाइट पाथ को, या मिरर को मिस अलाइनमेंट कर देगी, इस तरीके से। ठीक है, सो द मैकेनिकल डिवाइस में सिंपली रोटेट वन ऑफ द मिरर्स। तो ये जो मैकेनिकल डिवाइस है ये क्या करती है, दोनों जो दो मिरर्स लगे होते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर में, ये उनमें से एक मिरर को, किसी भी एक मिरर को क्या कर देगी, रोटेट कर देगी। ठीक है, किसी एक एक्सिस के जो कि परपेंडिकुलर हो लेजर एक्सिस के, ये लेजर एक्सिस है हमारी। ठीक है, तो इसकी माना ये जेड एक्सिस में है, तो इसकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी वो कौन कौन सी होगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, सो एक्स या वाई एक इन दोनों में से किसी एक एक्सिस को के पर ये क्या कर देगी, उस उनमें से किसी एक एक्सिस के अबाउट जो है वो मिरर को क्या कर देगी, रोटेट कर देगी। ठीक है, विच वुड रिस्टोर द क्यू ऑफ द रेजोनेटर, जो कि क्यू को क्या कर देगा, रिस्टोर कर देगा। ठीक है, एनर्जी स्टोर कर देगा, यानी कि प्रत्येक रोटेशन में जो है वो क्यू को क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। एंड सिंस द रोटेशन स्पीड कैन नॉट बी मेड वेरी लार्ज, the switching of the Q from a low to high value does not take place instantaneously and this leads to a multiple pulsing। बट इसमें जो एक कमी है वो क्या है, कि जो रोटेशन जो ये करता है, कि किसी भी एक मिरर को जो रोटेट कर देता है ये किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग, या फिर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जो कि लेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये उस रोटेशन को करने में जो रोटेशन की स्पीड होती है ये उतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो ये उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो उससे क्या होता है कि क्यू स्विच जो होता है लो टू हाई, यानी कि जब लो वैल्यू होती है क्यू स्विच, ये हमने कल देखा था क्यू स्विचिंग की जो टी के रिस्पेक्ट में, जो हमने टी का जो ग्राफ देखा था क्यू गेन का। ठीक है, क्यू स्विच का, तो उसमें हमने देखा था कि लो से हाई जब क्यू स्विचिंग होती है तो उसमें क्या होना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ये क्या करता है, रोटेशन, ये जो रोटेशन कर रहा है किसी भी एक मिरर का, उसमें क्या करता है, बहुत टाइम लगाता है। ठीक है, तो उस टाइम की वजह से जो ये स्विचिंग होती है क्यू की फ्रॉम लो टू हाई वैल्यू, ये जो है वो इंस्टेंटेनियसली नहीं हो पाती है। ठीक है, और इंस्टेंटेनियसली जब नहीं हो पाती है तो हमें एक पल्स ना मिलने के कारण कई पल्स मिलती है और उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो हमें एक हाई इंटेंसिटी की पल्स नहीं मिल पाती है। सो मैकेनिकल क्यू स्विचेस की जो कमी है वो क्या है, कि एक तो यही है कि ये रोटेशन नहीं कर पाती है, इतनी स्पीड से रोटेशन नहीं कर पाता है ये मिरर का। सो मैकेनिकल क्यू स्विचेस आर रिलेटिवली स्लो एंड टेंड टू इमिट मल्टीपल पल्सेस। ऑल्सो द मैकेनिकल वेयर रिक्वायर्स फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस, और जो मैकेनिकल वेयर जो होते हैं, यानी कि जो मैकेनिकल हम टेक्निक लगा रहे हैं उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उनकी मेंटेनेंस भी हमें काफ़ी फ्रिक्वेंट करनी पड़ती है, काफ़ी कई बार करनी पड़ती है। तो ड्यू टू दिस डिसएडवांटेजेस मैकेनिकल क्यू स्विचेस हैव बीन रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रो ऑप्टिक और एकॉस्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस। सो इस वजह से हम मैकेनिकल क्यू स्विचेस को जो है एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक या एकॉस्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस से रिप्लेस कर लेते हैं। तो मैकेनिकल क्यू स्विचेस जो हमारा ये टेक्निक, जो फर्स्ट टेक्निक हम पढ़ रहे हैं, ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, इसलिए हम इसकी जगह पर या इसको हमने रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रो ऑप्टिक या एकॉस्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस से। सो ये ज़्यादा इफेक्टिव है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक एंड एकॉस्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस। ओके, तो ये टेक्निक्स अब हम पढ़ेंगे। और अनदर टाइप ऑफ मैकेनिकल क्यू स्विच भी है एक, इज द फ्रस्ट्रेटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हम कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यू स्विच।
that is FTIR Q switches. So this device provides feedback to the laser by total internal reflection from the inner surface of a prism. तो सरफेस कोई प्रिज्म है, उसकी इनर सरफेस से ये क्या प्रोवाइड करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रोवाइड करता है, ठीक है. सो टू रिड्यूस रेजोनेटर क्यू अ सेकेंड प्रिज्म इज पुश्ड. तो क्यू को जो है हाई वैल्यू से लो वैल्यू में स्विच करने के लिए एक दूसरा प्रिज्म यूज किया जाता है जिसको कि पुश करते हैं और क्विकली इनटू ऑप्टिकल कॉन्टैक्ट विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द फर्स्ट प्रिज्म, ठीक है. तो जो फर्स्ट प्रिज्म के रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसकी तरफ इसको ऑप्टिकली पुश किया जाता है और इसको हम कहते हैं फ्रस्ट्रेटिंग द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके. सो मैकेनिकल क्यू स्विच है ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो इसकी जगह पे इसको हमने रिप्लेस किया इलेक्ट्रो ऑप्टिक या एकॉस्ट्रो ऑप्टिक क्यू स्विच से. सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिक क्यू स्विच. इलेक्ट्रो ऑप्टिक क्यू स्विच. So when an electric field is applied to an electro-optic crystal, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक क्रिस्टल पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं देन द क्रिस्टल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस. तो क्रिस्टल की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाते हैं वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है. तो क्रिस्टल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड ऑप्टिकल शटर here is electro-optic element that becomes birefringent under the influence of an external electric field. तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें इसके प्रभाव से क्या होता है, जब हम एक्सटर्नल फील्ड जो है वो अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड ऑप्टिकल शटर होता है यहाँ पे, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रो ऑप्टिक एलिमेंट है वो क्या हो जाता है, बाई रिफ्रिजेंट हो जाता है, ठीक है. किसकी वजह से, एक्सटर्नल फील्ड लगाने से. सो इस क्रिस्टल को, ऐसे क्रिस्टल को या ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं पोकल सेल. इनको हम कहते हैं पोकल सेल, ठीक है. ये क्या कर सकते हैं, कैन मेक एन ऑप्टिकल गेट व्हेन कंबाइंड विद अ पोलराइजर. तो अगर हम इस पोकल सेल को पोलराइजर के साथ कंबाइन कर दें तो ये एक ऑप्टिकल गेट को प्रोवाइड करते हैं, ये ऑप्टिकल गेट बना देते हैं एक तरीका, ठीक है. और ये जो बाय रेफरेंजेंस है ये क्या चीज़ है, बाय रेफरेंजेंस इन अ मीडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस. यानी कि ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिक एलिमेंट है जो कि बाय रेफरेंजेंट हो रहा था, ये बाय रेफरेंजेंट होना क्या होता है. सो ये जो बाय रेफरेंजेंट है इसका मतलब है कि अगर ये किसी मीडियम में है, बाय रेफरेंजेंस जो है इन अ मीडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस कॉल्ड द फास्ट एंड स्लो एक्सिस. ये जो है दो डायरेक्शंस को जो कि ऑर्थोगोनल हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उन दोनों डायरेक्शंस को ये बताता है. एक जो एक्सिस है उसको कहते हैं फास्ट और दूसरी एक्सिस है उसको कहते हैं स्लो. सो फर्स्ट मतलब एक एक्सिस इसमें होती है फास्ट एक्सिस और दूसरी एक्सिस होती है इसमें स्लो एक्सिस. एंड विच हैव डिफरेंट इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, जिनके की रिफ्रैक्टिव इंडिसेस जो है वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं उन दोनों एक्सिस के. ओके. सो इन ऑप्टिकल बीम इनिशियली प्लेन पोलराइज्ड एट 45 डिग्री टू दीज एक्सिस. यानी कि ये जो फास्ट एंड स्लो एक्सिस हमने यहाँ पे देखा, इन दोनों एक्सिस के लिए बोल रहे हैं दिस एन ऑप्टिकल बीम इनिशियली प्लेन पोलराइज्ड एट 45 डिग्री. यानी 45 डिग्री इस एक्सिस के, ये जो दोनों एक्सिस हैं जो फास्ट एंड स्लो एक्सिस जो हैं इनके 45 डिग्री पे हमने क्या करना है, एक ऑप्टिकल बीम को इंसिडेंट करवाना है जो कि प्लेन पोलराइज्ड है, ठीक है. और उस ऑप्टिकल बीम की जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल है प्लेन की, यानी कि ये इस डायरेक्शन में, अगर ये प्लेन है, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में जो है ऑप्टिकल बीम है, तो परपेंडिकुलर है वो किसके, प्लेन के. एंड विल स्प्लिट इनटू टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स. तो वो जो बीम होगी वो ऑप्टिकल बीम वो क्या हो जाएगी, दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी.
ओके, एंड ट्रेवलिंग अलोंग द सेम पाथ बट एट डिफरेंट वेलोसिटीज, और ये सेम पाथ पे जो है ट्रेवल करेंगी बट डिफरेंट वेलोसिटीज से ट्रेवल करेंगी। हैंस द इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट कॉजेज अ फेज डिफरेंस बिटवीन द टू बीम्स, और क्योंकि दोनों बीम्स के बीच में जो है वेलोसिटी डिफरेंट हो गई है, तो इस वजह से उनके बीच में एक फेज डिफरेंस आ जाएगा। ओके, सो इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट से क्या हो जाएगा, इन दोनों बीम्स के बीच में जो स्प्लिट हुई थी ऑप्टिकल बीम, दो ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में जो है वो क्या हो गई थी, स्प्लिट हो गई थी, उनके बीच में क्या आ जाएगा, एक फेज डिफरेंस आ जाएगा। ओके, thus the electro optic modulator EOM shown in the figure, जैसे कि ये है, दिस इज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मॉडुलर, ये भी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मॉडुलर है। ओके, सो ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मॉडुलर है, इट कुड बी अ क्रिस्टल such that in absence of any applied electric field, the crystal does not introduce any phase difference between two orthogonally polarized components। ठीक है, तो एक हमने तो ये पढ़ा, अभी जो हमने ये पढ़ा कि ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस में, टू ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस में कोई ऑप्टिकल बीम जो अगर ट्रेवल कर रही है तो वो टू ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाएगी, बट ये किसकी वजह से हो रही है, ये हो रही है एक्सटर्नल जब हम फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई ना करें तो तब क्या होगा, तो इन एब्सेंस ऑफ एनी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड द क्रिस्टल डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी फेज डिफरेंस, तो तब जो क्रिस्टल है जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑप्टिकल बीम की जो फेजेस होंगी उसमें कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, और यानी कि जो दोनों ऑर्थोगोनली पोलराइज्ड कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, और दे विल ट्रेवल अलोंग द लेजर एक्सिस। बट अगर हम क्या करें कि फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी कि जो हम पहले हम पढ़ रहे थे उसी से हम देखते हैं कि क्यू स्विच कैसे इसमें क्रिएट होता है। ठीक है, क्यू स्विच जो है कैसे लो वैल्यू से हाई वैल्यू में स्विच करता है। ठीक है, सो ऑन द अदर हैंड इफ अ वोल्टेज वी नॉट इज अप्लाइड अक्रॉस द क्रिस्टल, अगर हम क्या करें क्रिस्टल के अक्रॉस वी नॉट वोल्टेज को अप्लाई करें तो क्या होगा, क्रिस्टल इंट्रोड्यूसेस अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, बिटवीन दी ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, यानी कि जो ऑप्टिकल बीम दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में क्या हो रही थी, स्प्लिट हो रही थी, ये उनके बीच में एक फेज डिफरेंस पैदा कर देगा π/2 का, एंड इट बिहेव्स लाइक अ क्वार्टर वेव प्लेट, सो ये एक क्वार्टर वेव प्लेट की तरह बिहेव करेंगी। ठीक है, क्वार्टर वेव प्लेट हो गया आपका ये वाला। ठीक, ये आपके पॉकेट सेल हो गई, और ये पोलराइजर हो गया, ये रियर मिरर है, ये लेज़र रॉड हो गई, ये आउटपुट मिरर है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी देखेंगे, ये आपका रियर मिरर है, ये पोलराइज P2 है, दो पोलराइजर लगे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये एक बीच में पॉकेट सेल है, और ये लेज़र रॉड है, ये आउटपुट मिरर है। So it behaves like a quarter wave plate. Okay, if we now consider the polarizer modulator mirror system, जैसे कि अभी हमने फिगर में देखा, when there is no applied voltage, जब कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं होगी तो state of polarization of the light incident on the polarizer after reflection by the mirror is along the path axis of the polarizer and thus corresponds to a high Q state. So Q state, हाई Q state कब होगी, अगर जो है हमारी बिना ये हमने जब कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो जो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होगा इंसिडेंट लाइट का ऑन पोलराइजर आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द मिरर, यानी कि मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद जो इंसिडेंट वेव की जो पोलराइजेशन होगा, एसओपी जो होगा वो क्या होगा, अलोंग द पास एक्सिस। ठीक है, ऑफ द पोलराइजर, यानी कि पोलराइजर की जो एक्सिस होगी, पास एक्सिस जो होगी वो उसके अलोंग होगा, और इसलिए क्या होगा, जो हाई क्यू स्टेट को ये क्रिएट करेगा, हाई क्यू स्टेट को। ओके, तो यहाँ पर हमारी हाई क्यू स्टेट जनरेट होगी अगर यहाँ पर क्या है, देर इज नो अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, बट व्हेन वोल्टेज वी नॉट इज अप्लाइड, अगर हम वोल्टेज वी नॉट अप्लाई कर दें तो लीनियरली पोलराइज जो लाइट थी वो जब EOM से, यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जो मॉड्यूलेटर, ये मॉड्यूलेटर मिरर सिस्टम है, इससे जब ये पास होगी देन इट बिकम सर्कुलरली पोलराइज, यानी कि जो ऑर्थोगोनली
कंपोनेंट्स में ऑप्टिकल बीम क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल होगा, यानी कि सर्कुलरली पोलराइज्ड होगी, बट क्या होगी, उनकी फेज डिफरेंस हो जाएगा, फेज डिफरेंस π/2 का हो जाएगा। ओके, एंड रिफ्लेक्शन जब होगा इसका मिरर से, आउटपुट मिरर से जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये क्या होगा, दिस विल कन्वर्ट दिस बीम, दिस सर्कुलरली पोलराइज्ड बीम, इसको ये क्या कर देगा, लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड कर देगा, ठीक है। और तब ईओएम से जब ये पास होगा तो वेव जो है वो फिर से लीनियरली पोलराइज हो जाएगी, बट नाउ पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू दी पास एक्सिस ऑफ दी पोलराइजर। लेकिन जो ये पोलराइज्ड लाइट होगी, अब ये जो पास एक्सिस है पोलराइजर की, उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और इस केस में जो पोलराइजर है वो जब उसकी पास एक्सिस के परपेंडिकुलर है, अगर पोलराइज जो लाइट बीम आ रही है, और अगर वो क्या है उसकी पास एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो वो उसको क्या नहीं होने देगा, पास नहीं होने देगा, ठीक है। और इस वजह से this does not allow this to pass through, and this leads to essentially no feedback which corresponds to the low Q state। तो अब हमें क्या मिलेगा, लो Q state मिलेगा, क्योंकि अब जो ये पोलराइजर है, जो सर्कुलरली पोलराइज लाइट जो आ रही थी, वो अब पास एक्सिस के अलोंग ना होकर के क्या, और इसकी परपेंडिकुलर है, जो कि तब ये पोलराइजर है इसको क्या करने नहीं देगा, इसको अपने आप से पास नहीं होने देगा, ठीक है। और पास नहीं होने देगा तो इसका मतलब क्या है, कोई फीडबैक नहीं मिलेगा, और फीडबैक नहीं मिलेगा तो इसका मतलब हमारा जो ये जो है रेजोनेटर जो है वो किस में हो जाएगा, लो क्यू स्टेट में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा ये हाई क्यू स्टेट से लो क्यू स्टेट में क्या हो जाता है, स्विच हो सकता है रेजोनेटर हमारा। ओके, ये किसकी वजह से, इलेक्ट्रो ऑप्टिक क्यू स्विचेस, इलेक्ट्रो ऑप्टिक जो हमने इसमें वो लगाया है, जो हमने पॉकेल सेल लगाए हैं, इसमें पॉकेल सेल का यूज़ किया है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो इलेक्ट्रो ऑप्टो जो क्यू स्विचेस हैं उसमें इस तरीके से हमारा हाई क्यू स्टेट से लो क्यू स्टेट में जा सकता है रेजोनेटर। ओके, so hence Q switching can be accomplished by first applying a voltage across the crystal, यानी कि एक बार अगर हम वोल्टेज लगा दें क्रिस्टल के अक्रॉस, ठीक है, तो तब हमारा जो है क्या हो सकता है, हाई क्यू स्टेट में होगा, ठीक है, एंड रिमूविंग इट एट द इंस्टेंट ऑफ हाईएस्ट इन्वर्जन इन दी कैविटी, यानी कि एक बार जो है हमने जब वोल्टेज अप्लाई किया तो लो स्टेट में आ गया, और अगर जब वोल्टेज नहीं था, वोल्टेज अप्लाई नहीं किया था हमने क्रिस्टल के अक्रॉस, तो हमारा हमारा क्या था, वो रेजोनेटर हाई क्यू स्टेट में था। तो हाई क्यू स्टेट से लो क्यू स्टेट में हम कैसे ला सकते हैं रेजोनेटर को, बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रोल है, तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रो ऑप्टिक क्यू स्विच कहते हैं। और सम इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रो ऑप्टिक क्रिस्टल्स जो हैं वो कौन से हैं, वो हैं आपके पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट KDP एंड लिथियम नाइट्रेट LiNbO3। ओके, तीसरा जो आपका क्यू स्विच है वो है अकोस्टो ऑप्टिक क्यू स्विचेस। तो अकोस्टो ऑप्टिक क्यू स्विचेस क्या है, एन अकोस्टो ऑप्टिक क्यू स्विच इज बेस्ड ऑन द अकोस्टो ऑप्टिक इफेक्ट। अब ये किस पे बेस्ड है, जैसे आपका इलेक्ट्रो ऑप्टिक क्यू स्विच था वो इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट पे बेस्ड था, ऐसे ही यहाँ पर जो आपका अकोस्टो ऑप्टिक क्यू स्विच है वो अकोस्टो ऑप्टिक इफेक्ट पे बेस्ड है। ओके, so in the acousto-optic effect, a propagating acoustic wave in a medium creates a periodic refractive index modulation due to the periodic strain in the medium। so medium के periodic strain की वजह से यहाँ पर जो propagating acoustic wave है वो क्या करती है, एक periodic refractive index को create करती है, ठीक है, and this periodic refractive index modulation leads to diffraction of a light wave interacting with it। so इसकी वजह से ये जो पीरियोडिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो क्रिएट करती है ये अकॉस्टिक वेव, इसकी वजह से क्या होता है, ये पीरियोडिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मॉड्यूलेशन है वो क्या करता है, डिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट वेव
जो इसके साथ इंटरेक्ट करेगी लाइट वेव, ठीक है, उसको क्या कर देगा, ये डिफ्रैक्ट कर देगा, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा वहाँ पे। सो दिस इस वजह से क्या होगा, द मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ द अकोस्टिक वेव बिहेव्स लाइक अ फेज ग्रेटिंग। सो इस वजह से ये जो मीडियम है वो किसका काम करेगा, एक फेज ग्रेटिंग का काम करेगा। दस इफ एन एकॉस्टो ऑप्टिक सेल इज प्लेस्ड इनसाइड द रेजोनेटर, अगर हम एकॉस्टो ऑप्टिक सेल को किसी रेजोनेटर के अंदर प्लेस कर दें तो क्या होगा, इट कैन बी यूज टू डिफ्लेक्ट द लाइट बीम आउट ऑफ द कैविटी। तो ये क्या करेगा, कैविटी के अंदर जितनी भी लाइट है उसको क्या कर देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा, एंड क्यू वैल्यू को क्या कर देगा, ये लो कर देगा, ठीक है। तो क्यू वैल्यू जो है कैन बी स्विच्ड टू हाई वैल्यू बाय स्विचिंग ऑफ द एकॉस्टिक वेव। तो हम ये जो लो वैल्यू थी क्यू की, ये लो वैल्यू क्यों आ रही है, अगर हम क्या कर दें, इस एकॉस्टो ऑप्टिक सेल को प्लेस कर दें किसी कैविटी के अंदर, ठीक है। और कैविटी के अंदर जब हम इसे प्लेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पूरी लाइट जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। तो जब पूरी लाइट डिफ्लेक्ट हो जाती है तो वैल्यू क्या हो जाती है, क्यू वैल्यू कम हो जाती है। तो क्यू वैल्यू को अगर हमें ज़्यादा करना है, यानी कि हमें लो से हाई वैल्यू स्विच करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एकॉस्टो ऑप्टिक सेल को क्या कर देना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। सो बाय रिमूविंग द एकॉस्टो ऑप्टिक सेल द क्यू स्विच कैन बी द क्यू वैल्यू कैन बी स्विच्ड टू द हाई वैल्यू, ठीक है। तो क्यू वैल्यू को लो वैल्यू से हाई वैल्यू में चेंज करने के लिए हमें ये एकॉस्टो ऑप्टिक सेल को हटा देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम एकॉस्टो ऑप्टिक क्यू स्विचेस में क्या करते हैं, क्यू की लो वैल्यू से हाई वैल्यू को स्विच करते हैं या हाई वैल्यू से लो वैल्यू को स्विच करते हैं। तो ये आपका था एकॉस्टो ऑप्टिक क्यू स्विचेस। नेक्स्ट है आपका डाई क्यू स्विचेस। डाई क्यू स्विचेस या फिर हम इसको सैचुरेबल एब्जॉर्बर क्यू स्विचेस भी कहते हैं या पासिव क्यू स्विचेस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके कई नाम हैं, डाई क्यू स्विचेस, सैचुरेबल एब्जॉर्बर क्यू स्विचेस और पासिव क्यू स्विचेस। सो कंसीडर अ लेजर, इसके लिए हम इस जो ये डाई क्यू स्विचेस है इसके लिए हम जो है एक ये देख लेते हैं कि किस तरीके से ये डाई क्यू स्विच काम करता है। तो हम कंसीडर कर रहे हैं एक लेजर रेजोनेटर को विथ द एम्पलीफाइंग मीडियम एंड द सैचुरेबल एब्जॉर्बर प्लेस्ड इनसाइड द कैविटी। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, एक लेजर रेजोनेटर को कंसीडर कर लिया है जिसमें कि मिरर M1 एंड M2 है, और M2 के सामने हमने एक सैचुरेबल एब्जॉर्बर को प्लेस कर दिया यहाँ पर। ये सैचुरेबल एब्जॉर्बर है यहाँ पर, ओके। तो इस सैचुरेबल एब्जॉर्बर को हमने यहाँ प्लेस कर दिया है इस कैविटी, इस मिरर के सामने, ठीक है, जैसे कि फिगर में दिख रहा है। एंड एज द एम्पलीफाइंग मीडियम इज पम्प्ड, जैसे ही क्या होती है, पंपिंग प्रोसेस होती है, द इंटेंसिटी लेवल इनसाइड द कैविटी इज इनिशियली लो। तो जो इंटेंसिटी लेवल होगा कैविटी के अंदर वो इनिशियली क्या होगा, लो होगा, क्योंकि सैचुरेबल एब्जॉर्बर डज नॉट अलाउ एनी फीडबैक फ्रॉम द मिरर M2। क्योंकि यहाँ पर जो है मिरर M2 को किसने ब्लॉक कर दिया है, इस सैचुरेबल एब्जॉर्बर ने। तो सैचुरेबल एब्जॉर्बर ने अगर M2 मिरर को ब्लॉक कर दिया है तो हमें यहाँ से कोई फीडबैक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस फीडबैक के ना मिलने की वजह से जो इंटेंसिटी लेवल है कैविटी के अंदर का वो क्या होगा, इनिशियली क्या रहेगा, लो रहेगा, ठीक है। सो अगर हम जैसे जैसे पंपिंग प्रोसेस को बढ़ाते हैं, एज द पंपिंग इंक्रीजेस, अगर हम पंपिंग को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इंटेंसिटी लेवल इनसाइड द कैविटी इंक्रीजेस विच इन टर्न स्टार्ट्स टू ब्लीच द सैचुरेबल एब्जॉर्बर। अब हम धीरे धीरे जब पंपिंग प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं तो पंपिंग प्रोसेस बढ़ाने की वजह से इंटेंसिटी जो होगी लाइट की वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब लाइट की इंटेंसिटी जब इंक्रीज होगी तो ये जो सैचुरेबल एब्जॉर्बर से जब टकराएगी तो वो क्या करेगी, इसको ब्लीच करेगी, ओके। एंड दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन फीडबैक, जिसकी वजह से जो यहाँ से हमें थोड़ा बहुत फीडबैक जो मिल रहा था वो क्या करेगा, इसको इंक्रीज कर देगा। क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है वो, इसको जो यहाँ पे इंटेंसिटी जो लाइट की बढ़ रही है वो इस सैचुरेबल एब्जॉर्बर को क्या कर दे रही है, ब्लीच कर दे रही है, ठीक है। जिसकी वजह से हमें फीडबैक मिलने लगेगा और फीडबैक मिलने लगेगा और धीरे धीरे फीडबैक जो है वो इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। एंड सो ऑन। सो
Thus, the energy stored inside the medium is released in the form of a giant pulse. तो ये जो एनर्जी जो है, अगर हम इस एब्जॉर्बर को हटा दें, सैचुरेबल एब्जॉर्बर को, तो जो हमारी एनर्जी स्टोर्ड होगी इस मीडियम के अंदर, वो हमें एक जायंट पल्स के रूप में मिलेगी, जिससे कि हमें क्या मिलेगा, क्यू स्विचेस, क्यू की जो है हाई क्यू वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हम लो क्यू वैल्यू से हाई क्यू वैल्यू को स्विच कर सकते हैं। किस तरीके से, अगर हम ये क्या करें, सैचुरेबल एब्जॉर्बर को क्या करें, हटा दें, तो हमें क्या मिलेगी, हाई क्यू वैल्यू। ठीक है, पहले हमारे पास थी लो क्यू वैल्यू, लो क्यू वैल्यू। तो लो क्यू वैल्यू से हाई क्यू वैल्यू को हमें स्विच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सैचुरेबल एब्जॉर्बर को हटाना पड़ेगा। सैचुरेबल एब्जॉर्बर को जो इंटेंसिटी जैसे जैसे यहाँ बढ़ती है, लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, वो इसको ब्लीच करेगी, और ब्लीच करेगी तो हमें फीडबैक मिलने लगेगा, और फीडबैक मिलने लगेगा तो हम जब एनर्जी स्टोर्ड जो होगी यहाँ, और अगर हम इस सैचुरेबल एब्जॉर्बर को रिमूव कर दें तो हमें हाई क्यू वैल्यू मिलेगी। तो दिस वे द high value of Q can be obtained from the low value. So low value से हम high value को switch कर रहे हैं, Q value को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डाई Q switches जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से वर्क करता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।